हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो से हम लोग फिजिक्स के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने पढ़ लिया था इसका इंट्रोडक्शन में हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और इंट्रोडक्शन में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, उनकी कंडीशंस पढ़ी थी। आज हम लेकर के आ रहे हैं इसी के अंदर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में देखिए क्या क्या होता है, कैसे इसमें फिगर बनाना है। फिगर को ही ध्यान करना है मेनली, क्योंकि फिगर से ही काम चलेगा मेनली। हमारे पास सारी कहानी इसमें फिगर की है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर जैसे कि हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखाया, यहाँ पर ये वाला लेंस होता था छोटा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इधर वाला लेंस होता था बड़ा। ऐसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते थे। जो आँख की तरफ लेंस होता था, जिसे हम आईपीस कहते थे, वो बड़ा होता था और ये छोटा होता था। और इसमें देखिए ये ऑब्जेक्टिव बड़ा है और आईपीस छोटा है, उल्टा है इन दोनों में। जरा एक बात को मेरी गौर करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा है और आईपीस छोटा है, इसमें ऑब्जेक्टिव छोटा है, आईपीस बड़ा है। इसमें ये जो छोटा और बड़ा का अंतर होता था, ध्यान देना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। और इसमें ये छोटा और बड़ा का जो अंतर है बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसके कंपेयर में ये वाकई में काफ़ी बड़ा होता है। ये जैसे मान लिया कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे इसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी, तो ये डिफरेंस आएगा इसमें। और इसमें इसकी फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि इनके कंपेयर में छोटा तो है, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। किसके अंदर? ये किसके अंदर है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर है और ये टेलीस्कोप के अंदर है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। ये हमारा मेन पॉइंट है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि बड़ा है, इसमें वाकई में बड़ा है। अब हमने क्या करना है कि टेलीस्कोप का काम क्या होता है कि दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है। दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है। हमारी आँख पर दूर की चीज़ों का बड़ा विजुअल एंगल बनाता है, जिससे कि वो चीज़ें हमको साफ दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे हम कोई स्टार को देख रहे हैं तो स्टार बहुत बड़ा, उससे बड़ा कहाँ देख पाते हैं। हाँ, थोड़ा साफ दिखाई देगा। तो चलिए कैसे बनाना है जरा इसका फिगर देखते हैं हम। तो एक रेस तो हमने क्या करी, ये यहाँ से डाली, इस टाइप से आई, ये रेज आ रही है, यहाँ कट रही है। ये रेज आ कहाँ से रही है? ये रेज आ रही है इनफाइनाइट से कहीं से, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं पर इनफाइनाइट पर रखा हुआ। दूसरी रेज ये आई, सीधी लानी है आपने ये रेज पैरेलल, और यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर देना है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इसी तरह रिफ्रैक्ट करना है इसको। तो रिफ्रैक्ट हुई, मुड़ गई यहाँ से, और मुड़ने के बाद ये दोनों यहाँ कट गई। और यहाँ कटने पर यहाँ पर इसका ये इमेज बन गया। और किसका इमेज बन गया? ये कहीं पर ये इस टाइप से मैंने कोई कहा ऑब्जेक्ट है। ये ए भी ऑब्जेक्ट है और ये इनफाइनाइट पे रखी, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको ऐसे डैश 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 करके रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर इसका इमेज बना ए डैश और बी डैश पर इसका इमेज बन गया। ए डैश बी डैश पर इसका इमेज बन गया हमारे पास। इसको नीचे को मैं ऐसे रहता हूँ ढंग से। तो ए डैश और बी डैश पर इसका ऑब्जेक्ट इमेज बन गया। ध्यान ये करेंगे कि ये इनफाइनाइट से रेज आ रही, ये क्या है इसको दिखाएंगे हम ओ है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ओ आईपीस, तो ये ई। इनफाइनाइट पर रखी हुई जो इमेज ऑब्जेक्ट होती है उसका इमेज फोकस पर बनता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी एफ ओ। इसका ओ का फोकस देखो 100 सेंटीमीटर के करीब फोकस है, तो बहुत ज़्यादा फोकस इधर की तरफ को आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इधर की तरफ को आएगी। 100 सेंटीमीटर के करीब फोकस है एफ ओ का। अभी बोला था ना, इसका फोकस इसके कंपेयर में काफ़ी अधिक होगा। तो ये 100 सेंटीमीटर फोकस के करीब यहाँ पर हमने जितने भी सेंटीमीटर का था ये वहाँ पर इमेज बन जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनता है। अब यहाँ से कैसे बनेगा इमेज को देखेंगे। एक रेज यहाँ से लो, ध्यान दो। अब ध्यान दो, यहाँ से रखी यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे दिखाएं। ये ई है, ई के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको लिखेंगे हम यू और ई। ये डिस्टेंस आ गई हमारी यू ई। बोलो ठीक है कि नहीं है? यू तो है ही, यू तो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, और ई किसके लिए है? ई के लिए ऑब्जेक्ट है, तो यू ई डिस्टेंस हो गई, एफ ओ ई डिस्टेंस हो गई। अब एक रेज यहाँ से गई ये, और कहाँ जाएगी? ये इसके फोकस पर जाएगी। किसके फोकस पर? ई के फोकस पर। तो ये क्या है? यहाँ पर एफ ई है। और एक रेज जाएगी ऐसे सेंटर से होती हुई, ठीक है। यहाँ से ये रेज गई, ये आई फोकस पर, क्योंकि पैरेलल रेज हमेशा फोकस पर जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल जाती है। अब इन दोनों को मैं आगे बढ़ा देता हूँ।
तो ये दोनों आगे यहाँ बढ़ी और कहीं पर यहाँ पर इसका इमेज बन गया। ये यहाँ कट रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इमेज यहाँ बनना है, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। जहाँ पर भी आपके रेज ये कटेंगे, दोनों इधर कटे, आप वहीं पर फाइनल इमेज बनाइए। तो ये आ गया हमारे पास A डबल डैश और B डबल डैश, ये फाइनल इमेज हो गया। फाइनल इमेज की डिस्टेंस वैसे यहाँ से यहाँ तक हम D दिखाते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि D डिस्टेंस पर इमेज बने, मतलब 25 सेंटीमीटर पर इमेज बने। D को मैं कई बार समझा चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि D 25 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों के लिए सुटेबल है, इसलिए इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। D को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV कहते हैं उसको। तो ये इसका फिगर बन गया भाई। अब फिगर के अंदर क्या देखना पड़ेगा हमको देखना पड़ेगा अल्फा एंगल और बीटा एंगल में कहाँ से लाऊं, क्योंकि हमें M निकालना है। आप जानते हैं कि M के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी बीटा अपॉन अल्फा की, तो बीटा और अल्फा हमको चाहिए। तो बीटा कौन सा एंगल था, जब हमने इसकी डेफिनेशन समझाई थी तो मैंने बोला था कि बीटा अल्फा कौन सा एंगल है। चलिए पहले वो अल्फा वो एंगल होता है जो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं और वो हमारी आंख पर बनाता है, और ऑब्जेक्ट D डिस्टेंस पर रखा होना चाहिए। दोबारा, ऑब्जेक्ट को D डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं और वो हमारी आंख पर जो एंगल बनाता है उसे अल्फा कहते हैं, विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और बीटा कौन सा एंगल होता है, बीटा वो एंगल होता है कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हमारी आंख पर बनता है इमेज का, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इमेज बनाए और उस इमेज का हमारी आंख पर जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा। तो चलो बीटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीटा तो ये एंगल है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्योंकि इसने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने ये इमेज बनाया और इस इमेज ने हमारी आंख पर एंगल बनाया। हमारी आंख यहाँ पर दिखा देते हैं हम, तो हमारी आंख पर इसने ये एंगल बनाया और हमारी आंख पर ये जो एंगल बन रहा ये बीटा है। बीटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें अल्फा में। एक्चुअली अल्फा वो एंगल होता था जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते थे और D डिस्टेंस पर रख करके देखते थे, और वो हमारी आंख पर जो एंगल बनाता था। तो अब D डिस्टेंस पर रख करके तो देख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसकी सहायता इससे हम क्या करते हैं, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे होते हैं, तो उसको पास कहाँ से लाएं, या पास लाएं तो हमें पूरा थोड़ी दिखाई देगा। अगर जो हम उसके पास भी चले जाएं D डिस्टेंस पर, मान लिया हम इस पर किसी स्टार को देख रहे हैं, किसी मून को देख रहे हैं, तो मून के पास जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर पर जाकर देखेंगे तो पूरा थोड़ी दिखेगा हमें, हमारी आंख पर वो एंगल बनाएगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो इसमें ये वाली शर्त को ख़त्म कर दो आप। तो अल्फ़ा कौन सा एंगल है, अल्फ़ा जो ये आप ये समझिए, ये वाला एंगल अल्फ़ा दिखा दो इसमें। ये क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ा एंगल इसलिए है क्योंकि ये अल्फ़ा एंगल ये ऑब्जेक्ट बना रहा, तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है उसको अल्फ़ा मान लेंगे। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है, ठीक है? तो ये अल्फ़ा है तो ये सामने वाला एंगल इसके अल्फ़ा हो गया, दोनों अपोजिट एंगल है, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा हो गया हमारे पास। अब हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, अब हम निकाल सकते हैं बीटा की वैल्यू, और जब अल्फ़ा और बीटा हमारे निकल करके आ जाएंगे तो हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्फ़ा निकालने के लिए a डैश o b डैश का। तो फ्रॉम ट्रायंगल a डैश o b डैश, तो a डैश o b डैश का यूज़ कर रहे हैं हम। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये क्यों लिखा हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा? तो फॉर स्मॉल एंगल। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलिए परपेंडिकुलर माइनस a डैश b डैश, इसलिए लिखा मैंने माइनस में क्योंकि वो नीचे को है, और बेस हो गया इसका FO, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब निकालते हैं tan बीटा। tan बीटा कहाँ से यूज करें? तो tan बीटा हम इस वाले ट्रायंगल से यूज कर लेते हैं, a डैश e b डैश से। तो फ्रॉम ट्रायंगल a डैश e b डैश, इसका यूज कर रहे हैं हम a डैश e b डैश से। तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वो भी नीचे को है, माइनस a डैश b डैश अपॉन माइनस ui। ये माइनस ui क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट में ऑब्जेक्ट, और ये क्यों? ये नीचे की तरफ को है, ये माइनस, तो ये दोनों माइनस हो गए। तो अब हमने m निकालना है। m के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू कहाँ आई? तो बीटा की वैल्यू ये है, ये दोनों माइनस कट गए, मान लिया इसमें दोनों माइनस कट गए, तो ये आ गया था हमारा a डैश b डैश अपॉन ui। तो बीटा की जगह क्या लिखा मैंने यहाँ पर? a डैश b डैश अपॉन ui इनटू,
अपॉन अल्फा लिखना है तो अल्फा को उल्टा करके इनटू में लिख देते हैं एफ ओ अपॉन माइनस एफ ओ अपॉन ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट जाएगा तो एम की वैल्यू आई हमारी माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। तो ये हमारा एम बन गया इसका मेन फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक हम इसको लेकर के आ गए। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे हमने अल्फा निकाला, इससे हमने बीटा निकाला, इसको सॉल्व करके हमने एम निकाल दिया। अब चलेंगे भाई आगे। इसकी दो कंडीशन होती हैं, जैसे कि हमने पिछले प्रूफ में भी किया, दो कंडीशंस की थी। तो पहला कंडीशन हम करते हैं इसमें, कंडीशन नंबर 1। इस फॉर्मूले का मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को अलग से लिख देता हूँ कि m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई आया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसका हम बाद में यूज़ कर लेंगे जहाँ पर यूज़ करना होगा। अब देखिए आगे इसकी कंडीशन। चलिए कंडीशन नंबर 1, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस में बार बार बोल रहा हूं 25 सेंटीमीटर है, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, या तो ये लिखा होगा या लिखा होगा और फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। जब लास्ट इमेज इसकी डी पर बनेगी तो इसका मतलब वो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डी पर हमको साफ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि डी पर बने तो उसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और फॉर नियर पॉइंट भी कहते हैं इसको, पास बनना चाहिए हमारे, तो नियर पॉइंट हम इसको कहते हैं। तो इन सब के लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन हमने कल भी करी थी, आज भी करेंगे, बार बार करेंगे, न्यूमेरिकल में भी वही कंडीशन लगाएंगे, तो इसलिए उसको याद रख लेना चाहिए कंडीशन हमको। तो इस कंडीशन के लिए u की जगह हम रखेंगे माइनस यू ई। क्यों रखेंगे आप समझ रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट में है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी पर बन रही फाइनल इमेज, तो v इज इक्वल टू रखेंगे माइनस डी। माइनस क्यों रखेंगे, क्योंकि ये भी लेफ्ट में इधर की तरफ को है, माइनस डी रखेंगे इसको भी। और f की जगह रखेंगे एफ ई, क्योंकि फाइनल इमेज ये बना रहा है ई वाला, तो फाइनल इमेज ये बना रहा है, इसलिए f की जगह एफ ई। फाइनल इमेज डी पर बन रही, इसलिए इमेज डी पर बन रही माइनस डी, और u की जगह ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्मूला लगाना है, कंडीशन बनानी है, और वो ऊपर उसमें इक्वेशन में रख देनी है। फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा इसमें। फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की जगह रखा 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन वी की जगह रखा माइनस डी, और ये माइनस माइनस का प्लस 1 अपॉन यू ई हो गया। आप अपने आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। अब यहाँ पर समझिए जरा, मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए m बराबर माइनस एफ ओ इंटू 1 अपॉन यू ई चाहिए, ऐसे करके। यानी वैल्यू मेरे को 1 अपॉन यू ई की निकालनी है इससे, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन डी को मैं इधर ले आ लेता हूँ, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। तो 1 अपॉन डी को मैं इधर लाया, तो ये बना 1 अपॉन यू ई बराबर 1 अपॉन डी इधर आया, तो 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें से 1 अपॉन एफ ई कॉमन ले लेते हैं। अब कई लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ 1 अपॉन एफ ई है ही नहीं, तो हम कॉमन कहाँ से ले लें। तो एक काम करो ना, यहाँ पहले यहाँ एफ ई का मल्टीप्लाई और एफ ई का डिवाइड कर दो यहाँ पर। मतलब ऐसा कर लो इसमें मतलब ऐसा कर लो इसमें, यहाँ तक बना रहा हूँ मैं, इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ। मतलब 1 अपॉन यू ई लिखा हमने इसमें इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई लिखा हमने प्लस 1 अपॉन डी लिखा हमने, और एफ ई के मल्टीप्लाई और एफ ई का डिवाइड कर दिया। और अब तो 1 अपॉन एफ ई कॉमन आ सकता है, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एफ ई आ गया कॉमन, यहाँ बचा 1, और यहाँ 1 अपॉन एफ ई तो कॉमन आ गया, तो बचा एफ ई अपॉन डी। इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। ये 1 है जो जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ। तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो 1 में यूज किया हमने इसको, तो m की वैल्यू क्या बन गई अपने आप देखिए, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ और एफ ई 1 अपॉन एफ ई की जगह 1 अपॉन यू ई की जगह ये आ गया, क्या आ गया 1 अपॉन एफ ई और 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये बन करके आ गया।
तो कुल मिला के m क्या बन गया इसका, तो मैं यहाँ पर इसको m को साफ साफ करके लिख देता हूँ, आप इसको बाद में नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं m को साफ साफ करके नोट कर लेता हूँ कि m क्या बनेगा। तो m मेरा बन रहा m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, ब्रैकेट में 1 प्लस और FE अपॉन डी, ये हमारा m का फॉर्मूला बन के आया। और कौन सी कंडीशन में बन करके आया, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट d, और फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हमारा ये आया। दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी लेंथ भी याद रखनी है, ये हमारे पास फिगर था। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यानी कि L से रिप्रेजेंट करते हैं हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, और लेंथ देखिए, लेंथ का मतलब इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस, तो ये FO प्लस UE हो गई, तो ये आया FO प्लस UE। यहाँ UE क्यों नहीं रखा माइनस में, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर रख लेना, जब आप जैसा भी उसको सॉल्व करेंगे जितनी वैल्यू निकल करके आएगी। फिलहाल हमने तो इसको लेंथ है ना टोटल जोड़ना है हमने, तो लेंथ में माइनस क्यों करना है, समझो ना जरा, माइनस करेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्या, पूरी की पूरी लेंथ चाहिए मेरे को, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई तो चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है, तो UE वहाँ पर भी माइनस में आएगा, तो आप इसको जोड़ेंगे ही हमेशा, क्योंकि लेंथ तो हमें पूरी चाहिए पूरी हमेशा। तो लेंथ इसकी इतनी आ गई, L बराबर FO प्लस UE। अब इसकी कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1 को आप याद रख लेंगे, जो फॉर्मूले अभी तक बने उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला हमारा ये बना है जो इसका मेन था, फॉर्मूला नंबर 2 इसका ये बना हमारे पास, नंबर 2 हमारा फॉर्मूला बना इसका कि m बराबर माइनस FO अपॉन FE और 1 प्लस FE अपॉन D, ये फॉर्मूला बना। ये किसके लिए बना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट। और इसमें L के लिए क्या वैल्यू आई, तो L के लिए आई वैल्यू हमारे पास FO प्लस UE, तो ये L भी आ गया इसके लिए। अब इसकी कंडीशन नंबर 2 बनाएंगे, जैसे कि पिछले वाले प्रूफ में भी हमने किया था कि कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 हमारे पास ये है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। चलिए देखिए जरा, कंडीशन नंबर 2 है हमारी, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, या दूसरा क्या बोलते हैं इसको नंबर 2, और फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। इनफाइनाइट को ही नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, और फॉर रिलैक्स साइज, रिलैक्स आइज, क्योंकि इनफाइनाइट पर देखने पर हमारी आइज रिलैक्स रहती है। और ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर फार पॉइंट। तो ये सब कुछ। अब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगी, ये जो फाइनल इमेज हम चाहते हैं इनफाइनाइट पर बने, तो इनफाइनाइट पर कब बनेगी, जब ये UE FE पर रखा होगा। मतलब इसका जो FE आएगा ना कहीं, वो इधर आएगा कहीं FE, तो कहीं यहाँ पर इसका FE होगा, ये FE आएगा इसका, तो ये UE जो है वो FE पर रखा होना चाहिए। UE जब FE पर खिसक जाएगा तो ये फोकस पर आ जाएगा, इसका मतलब, और फोकस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पर बनता है। इसका मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर कब बनेगा, जब UE कहाँ रखा होगा, FE पर रखा होगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो उसका जो इमेज बनता है वो इनफाइनाइट पर रखा बनता है। जब ऑब्जेक्ट ये UE FE पर आ जाएगा तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। ऐसे करके फिगर आ जाएगा, तब इसका ये ऐसे और कहीं पर ऐसे करके इधर की तरफ को यहाँ से हम इस पर डालेंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइंस आएंगी, इनफाइनाइट पर कट करेंगे कहीं पर। तो UE बराबर FE रख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू रखी है, m इज इक्वल टू आया हमारे पास माइनस FO अपॉन FE। ईजी बिल्कुल, m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को लेंथ कहते हैं। तो लेंथ अब कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारे पास L बराबर क्या था, FO प्लस UE था। देखो वहाँ पर लेंथ के लिए फॉर्मूला था FO प्लस UE, तो UE नहीं रखना, अब UE की जगह FE रखना है, तो FO प्लस FE बन जाएगा। तो ये इसके लिए फॉर्मूले आए हमारे पास, एग्जाम में कई बार प्रूफ पूछे गए हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं इन पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ 2, 4, 5 कुछ न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेकर के आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप भी इसको ट्राई करिए, फिगर बनाने की प्रैक्टिस करिए। जितना फिगर बनाएंगे उतना अच्छा ये इसका प्रूफ निकल करके आएगा। और
इनके जो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को भी ध्यान कीजिए, क्योंकि आप कहीं एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा आपको, फिगर वगैरह का तो उतना यूज़ करना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए फॉर्मूलों पर कंसंट्रेट कीजिए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।